Hello, learners. Hope you all are doing well. So, today we'll be starting off with a new chapter, Foreign Exchange Rate. That is the chapter of Macroeconomics, class 12. So, this is a bit tricky chapter for some of the students because this has got many conversions, right? So, it actually confuses student out there. So, I will try my best to explain it with the ease. So, yeah, without wasting time, let's begin. The first term in the whole chapter is foreign exchange. So, basically, द करेंसी अदर देन आर ओन कंट्रीज़ करेंसी, जो भी करेंसी किसी और कंट्री की होती है, हमारी कंट्री की नहीं होती है, वो सारी बाहर की करेंसी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है. ठीक है. सो एवरी कंट्री हैव देयर ओन करेंसी एंड वी एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इन दैट पर्टिकुलर करेंसी ओनली एंड इट इज़ बीइंग एक्सेप्टेड ऑल ओवर द टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. मतलब हर जगह कंट्री में आप वो पैसे दोगे एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड, राइट. बट द पॉइंट इज़, when you are doing international trade or when you have to deal internationally, so you need the currency ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी करेंसी 100 रुपये का नोट दिया और उन्होंने आपको सामने से उनकी करेंसी का 100 रुपये दे दिया. सो देयर इज स्पेसिफिक रेट्स एट विच ईच करेंसी इज मेजर्ड, राइट. सो उस रेट पर आपको वो करेंसी मिलती है एंड अकॉर्डिंगली यू परफॉर्म ट्रेड. ठीक है. तो जो करेंसी होती है, एज आई हैव टोल्ड यू, अदर देन आर ओन कंट्रीज कंसिडर्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये एक ऐसा रेट होता है बेसिकली जिसपे एक करेंसी दूसरी करेंसी से एक्सचेंज की जाती है. ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें डॉलर की, राइट. सो करेंटली इफ़ आई टॉक अबाउट द अमाउंट लाइक द वैल्यू ऑफ डॉलर, तो अगर मुझे $1 खरीदना है ना, सो आई हैव टू गिव 80 रुपीज़ टू द सेंट्रल बैंक. ठीक है. तो ऐसे चलता है, लाइक इफ़ माई 80 रुपीज़ इज़ इक्वालेंट टू $1 इन द इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है. तो यार क्या होता है कि ये जो रेट्स डिसाइडेड होते हैं, दे आर नेवर फिक्स्ड. ठीक है. ये कभी भी फिक्स नहीं होते हैं. इट कैन बी चेंज्ड एनी डे, एनी सेकेंड, और मतलब हर महीने में या फिर कभी भी जो है फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंट्री सिचुएशन. इकोनॉमिकल सिचुएशन कह दो या पॉलिटिकल सिचुएशन या कुछ भी सिचुएशन के कारण, जैसे कि ड्यू टू कोविड देर इज़ अ रिसेशन पीरियड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. तो सॉरी, नॉट रिसेशन, इट वाज डिप्रेशन पीरियड. डिप्रेशन मतलब सारी कंट्री की इकोनॉमी डाउन गई थी बिकॉज द मार्केट वाज ऑल क्लोज. ठीक है. तो सबकी करेंसी में जो है हमने चेंज देखा था. ओके. तो अब अपन बात करेंगे कुछ फ्लक्चुएशंस की जो कि करेंसी में होते हैं. सो बेसिकली फ्लक्चुएशन बहुत ही लाइक नॉमिनल लेवल पे बात करूँ तो या तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या तो कम होगी. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट वी आर स्टडिंग इज करेंसी डेप्रिसिएशन. So, decrease in the value of domestic currency with respect to the foreign currency is termed as depreciation. ठीक है. अभी मैं बात कर रही हूँ वैल्यू की. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर. यानी कि अगर $1 आपका पहले 70 रुपीज़ में मिलता था, ठीक है, तो अगर मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, डिक्रीज होना मतलब ये नहीं कि आपका $1 60 रुपये में मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, इट मीन्स कि $1 की वैल्यू अब हो गई है 80 रुपये. ठीक है. सो मैम यहाँ तो वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज कैसे हुई है? सो व्हेन वी आर टॉकिंग इन प्रैक्टिकल टर्म्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले $1 की चॉकलेट के लिए 70 रुपीज़ दिया करते थे, नाउ यू आर सपोज टू पे 80 रुपीज़. दैट इज अगेन एन इंक्रीज अमाउंट. ठीक है. आपको सेम चॉकलेट के लिए नाउ यू हैव टू पे हायर अमाउंट. ठीक है. तो इसको कहा जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन, जब हमारी खुद की ओन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है. वैल्यू कम होना इज नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई एम स्टिल रिपीटिंग, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है. तो मैं वही एग्जाम्पल दूंगी कि अगर आप एक चॉकलेट को खरीदने के लिए पहले 70 रुपये दिया करते थे विच कॉस्ट यू $1, नाउ यू हैव टू पे द होल 80 रुपीज़. दैट मीन्स ऑल द गुड्स विच इज़ बिलोंगिंग टू सम डिफरेंट कंट्री, से फॉर एग्जाम्पल यूएस, है ना. नाउ दिल बी कॉस्टलियर फॉर अस. ठीक है. कॉस्टली हो जाएंगे. सो दिस इज नोन एज करेंसी डेप्रिसिएशन. द नेक्स्ट पॉइंट कम्स करेंसी एप्रिसिएशन. ठीक है. तो बिल्कुल उल्टा है. इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी. जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, नाउ अगेन वैल्यू इज नॉट इन द न्यूमेरिकल टर्म, इट इज़ रैदर कंसिडर्ड एज इन द प्रैक्टिकल टर्म्स. ठीक है. प्रैक्टिकल टर्म्स में अपन बात कर रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर क्या हो गया? करेंसी एप्रिसिएशन जब भी होगा, सो इट मीन्स
जो $1 खरीदने के लिए वी आर सपोज टू पे 70 रुपीज़ अर्लियर, नाउ वी जस्ट हैव टू पे 60 रुपीज़ टू गेट इट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज करेंसी एप्रिसिएशन। अब यहाँ पर मैं अगेन प्रैक्टिकल टर्म्स में बात कर रही हूँ कि अगर एक चॉकलेट जो कि 70 रुपीज़ की आपको कॉस्ट होती थी, नाउ यू जस्ट हैव टू पे 60 रुपीज़ फॉर दैट, ठीक है। अब आपको केवल 60 रुपये में सेम चॉकलेट मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वी कैन परचेस मोर गुड्स फ्रॉम यूएस इन द लेसर अमाउंट, यानी कि हम कम अमाउंट में ज़्यादा यूएस से गुड्स इंपोर्ट करवा पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप जो चीज़ पहले 70 रुपये में ख़रीदते थे और वो आपको एक ही मतलब 70 रुपीज़ की चीज़ आपको एक मिलती थी, यानी कि दैट इज़ अगर आपको 70 रुपीज़ में आपको एक यूनिट गुड्स मिलते थे और ऐसे आपने 6 यूनिट्स खरीदे, तो आपको टोटल 420 रुपीज़ पे करने पड़े, ठीक है। जैसे ही करेंसी एप्रिसिएशन हो गया, अब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ हो गया। सो नाउ इफ़ आई एम गोइंग टू purchase goods which are costing me 60 rupees per unit and I am paying in total 420 rupees, so I'll get 7 यूनिट्स दिस टाइम, ठीक है, क्योंकि अब करेंसी क्या हो गई है, एप्रिशिएट हो गई है, ठीक है। तो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। करेंसी एप्रिशिएट होना मतलब कि द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ अ ओन कंट्री इंक्रीजेज इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी, ठीक है। एंड द वैल्यू आई एम टॉकिंग इन द प्रैक्टिकल सेंस, राइट, नॉट इन द न्यूमेरिकल सेंस, ओके। So these were the very confusing terms and I hope I've made it clear to you. Now we are moving forward with the types of foreign exchange rate, ठीक है। So basically हम यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जिसका फर्स्ट टाइप आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का दूसरा नाम है पेग्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एक्सचेंज रेट, ER स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज रेट, तो जो एक्सचेंज रेट होता है वो फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी कोई मार्केट है, it gets influenced by the demand and the supply, right? But when the government fixes the rate, ठीक है, कि मेरी करेंसी की वैल्यू इतनी ही रहेगी भैया, भले ही इसकी डिमांड बढ़े या कम हो, या सप्लाई बढ़े या कम हो, इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। हियर द गवर्नमेंट टेक्स दिस स्टेप इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। एक इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है या फिर मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट करती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर जो है, वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ योर करेंसी, यू नीड टू हैव सम डिफरेंट स्टैंडर्ड थ्रू विच यू आर कैलकुलेटिंग, ठीक है। मतलब कि आप जैसे बोलो कि कुछ चीज़ महंगी हो गई है, तो क्यों महंगी हो गई है, हमको उसके प्रीवियस रेट्स पता थे, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द करेंसी एंड इट्स एक्सचेंज रेट्स, सो देयर हैज़ टू हैव सम स्टैंडर्ड्स, जैसे कि हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया या फिर कोई दूसरा प्रेशियस मेटल हो गया, और मे बी कोई तीसरी करेंसी हो गई, ठीक है। तो अगर सपोज किसी कंट्री में करेंसी की वैल्यू फिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ सम अदर करेंसी, कोई दूसरी कंट्री की करेंसी के बेसिस पे या फिर उसको ध्यान में रखते हुए हम हमारी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करते हैं, सो दैट इज़ नोन एज पैगिंग, ठीक है। वो जो पूरी प्रोसेस होती है दैट इज टर्म्ड एज पैगिंग, ठीक है। दूसरी होती है पैरिटी। पैरिटी मतलब क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड और टाइड अप विद द वैल्यू ऑफ गोल्ड, ठीक है। जब आपकी करेंसी की वैल्यू आप गोल्ड के टर्म्स में मेजर करते हो, देन इट इज़ नोन एज पैरिटी। सो दीज आर अगेन वेरी स्मॉल टर्म्स, बट बोर्ड्स कैन आस्क यू इन 1 मार्कर्स कि पैगिंग क्या होता है, पैरिटी क्या होता है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड पीपल यूज टू इग्नोर इट, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू इग्नोर इट एंड आई होप एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। एक होता है पैगिंग, दूसरा होता है पैरिटी, एंड बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, राइट। अब अपन बात कर लेते हैं डिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन की। इट इज़ इक्विवेलेंट टू करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन, बट यहाँ पर क्या होता है, जब करेंसी डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट कर देती है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज डिवैल्यूएशन, ठीक है। और जब जो है गवर्नमेंट करेंसी को एप्रिशिएट कर देती है, सो देन इट इज़ कंसिडर्ड एज रिवैल्यूएशन, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन में क्या हुआ था, जो वैल्यू थी हमारी करेंसी की वो गिर गई थी, और एप्रिसिएशन में क्या हुआ था, हमारी जो करेंसी की वैल्यू थी वो बढ़ गई थी। सो व्हेन दिस इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, द टर्मिनोलॉजी चेंजेस बट द फंक्शन रिमेन्स द सेम। Devaluation when the reduction occurs in the value of domestic currency by the government, and revaluation when there is an increase in the value of domestic currency by the government. So that was all about fixed exchange rate. Now moving forward with the second type of fluctuation or
वी कैन से टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। तो दो सेकेंड होता है वो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसी का दूसरा नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो हियर द रेट्स आर बीइंग डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी। क्योंकि हम यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, सो फॉरेन एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर ऑल द करेंसीज आर दी ओनली एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज की बात करते हैं। सो व्हेन देर इज अ डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ सम करेंसी एंड दैट इज इम्पैक्टिंग द वैल्यू ऑफ द करेंसी, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो भी किसी करेंसी की डिमांड या सप्लाई होती है, उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्राइस ऑफ द करेंसी और द वैल्यू ऑफ द करेंसी वी डिसाइड। ठीक है, लाइक इट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय द सप्लाई इटसेल्फ, राइट। तो इट अलाउज फ्री फ्लक्चुएशन, यहाँ पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, नन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नन ऑफ द गवर्नमेंट इज बीइंग indulged in this process, only the fluctuations and the forces of demand and supply is carried out to determine the value of one's country's currency। ठीक है, moving forward with the third and the last type of फॉरेन एक्सचेंज रेट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसी को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, लाइक इट्स द सेकंड नेम ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, और ये क्या है, इट हैज़ गॉट द फीचर्स ऑफ बोथ पेग्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पर क्या होता है, जो रेट्स होते हैं दे आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ओनली। ठीक है, बट जो सेंट्रल बैंक होता है ना, इट इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट बाय इंटरवेनिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब क्या होता है कि द सेंट्रल बैंक यूज टू सेट अ लिमिट कि विद इन विच द इफ द value of currency fluctuates between a certain limit which is being set by the central government, it will be handleable। ठीक है, it will be allowed। but if इन केस अगर डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के कारण अगर वो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है इट गोज बियॉन्ड द लिमिट और अबव द लिमिट, देन द सेंट्रल बैंक इंटरवेन्स एंड कंट्रोल्स इट। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर देर इज़ अ सर्टन लिमिटेशन विद इन विच द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट्स। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज हमारे इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है अभी है 70 रुपीज़। ठीक है, एंड द $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। ठीक है, एंड द सेंट्रल बैंक हैज़ ऑलरेडी सेट द लिमिट कि अगर 69.75 टू 71.25 से अगर ज़्यादा या कम फ्लक्चुएशन होता है अगर करेंसी की वैल्यू में, कौन सी, हमारी खुद की करेंसी की वैल्यू में, इफ़ देयर इज फ्लक्चुएशन बियॉन्ड दिस लिमिट, देन द सेंट्रल बैंक विल ईदर रिवैल्यू द करेंसी और डीवैल्यू द करेंसी। इधर इट विल बी डूइंग दिस टू थिंग्स, और या फिर वो ऐसी स्कीम या फिर कुछ इकोनॉमिक टूल्स का यूज़ करेगी थ्रू विच द करेंसी विल कम अगेन इन दिस boundary। Okay, so this is nothing but managed floating exchange rate। So that was it about the three types of exchange rate which we were supposed to study। Now the next topic is demand of foreign exchange, the supply of foreign exchange, which I'll be covering in the next video, wherein I'll be also discussing the rest of the chapter altogether। So yeah, the actually I have to discuss one more point related to appreciation and depreciation of currency, which I have escaped earlier। So let's that and then I'll wind up with the video। सो बेसिकली व्हेन वी स्टडीड अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन, आई टोल्ड यू कि वैल्यू जो है कम हो जाती है, और उसी का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि $1 की वैल्यू अभी 70 रुपये है, वो $1 80 रुपये का हो जाएगा। सो द मेजर इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट। ठीक है, जो करेंसी का एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि अब क्योंकि हमारी एक डॉलर यानी कि जो चीज़ हमको पहले 70 रुपये, लाइक फॉर द US सिटीजन, जो चीज़ उनको 70 रुपये में मिल रही थी, आई मीन 70 रुपये की मिल रही थी, सपोज देस टू बाय वन चॉकलेट विच कॉस्टेड 70 रुपीज़, नाउ इन द सेम अमाउंट लाइक द होल $1 दे कैन परचेज सम बेटर चॉकलेट। ठीक है, और सम बेटर गुड्स। ठीक है, तो उनको क्या हो गई कि उनके लिए हमारे इंडियन गुड्स जो हो गए या फिर जो करेंसीज, रिस्पेक्टिव करेंसी जिसमें डेप्रिसिएशन आया है, उसके गुड्स जो हो गए दे विल बी कॉस्टिंग चीपर, है ना। तो इसलिए क्या होगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे एंड इट विल फाइनली लीड्स टू द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ द करेंसी हुज वैल्यू हैज़ डेप्रिशिएटेड। ठीक है, यानी कि इंडिया का मैं एग्जांपल लूँ तो सपोज़ आपके पास $1 में आपको 70 रुपये की चॉकलेट मिल रही थी, है ना। अब
करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से वही $1 में अब आपको 80 रुपये वाली चॉकलेट मिल रही है. सपोज यूज टू गेट like the simple dairy milk in $1 earlier, now you get fruit and nut in the same amount. ठीक है, though I hope both of them are of same cost right now, but just for an example, hypothetical example, तो अब वो मुझे फ्रूट एंड नट वाली चॉकलेट मिल रही है. सो ऑफ कोर्स ये वाले जो लोग हैं, यानी कि जो सामने वाली कंट्री है, दे विल बी डिमांडिंग मोर, विच विल इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट. ओके. The opposite phenomena happens when there is appreciation of currency, which means there is an increase in the value of currency. यानी कि जो चीज़ $1, मतलब कि $1 जो पहले 70 रुपये का हुआ करता था, अब दैट $1 इज़ नाउ 60 रुपीज़ ओनली. ठीक है, इसका मतलब कि आप पहले 70 रुपये देकर एक चॉकलेट खरीदते थे. ठीक है, अब आप वही चॉकलेट 60 रुपये में खरीद पा रहे हो. ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपके लिए सामने वाला मार्केट चीपर हो गया. ठीक है, सो यू विल इंक्रीज द इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो करेंसी एप्रिसिएशन से बेसिकली क्या होता है, इम्पोर्ट इंक्रीजेस. ठीक है, सो ये जो है इफेक्ट होता है करेंसी एप्रिसिएशन का, और मैंने आपको अभी इफेक्ट बताया करेंसी डेप्रिसिएशन का भी. सो दैट वाज इट अबाउट द वीडियो, अबाउट द topics which were supposed to be in this video. Now I'll be soon posting next video in which I'll be covering rest of the chapter. So till the end, all the best, keep studying, and if you like the video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to my channel. Thank you.